नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्तापो न शोषयति मारुता। तो इसका अर्थ तो बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में आप ये समझिए कि मेहनत करने से कोई मरता नहीं है। सफलता के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप मेहनत करिए। बस इतना याद रखिए, आपका शरीर जैसा था वैसा ही रहेगा, आपको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। आप अगर पढ़ने में पीछे हैं, आप अगर किस्मत से पीछे हैं, तो सिर्फ मेहनत ही है जो आपको आगे पहुंचा सकती है। तो मेहनत और सही दिशा में मेहनत बहुत ही आवश्यक है सफलता के लिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी मॉक टेस्ट 14। इससे पहले 13 आपके हिंदी के मॉक टेस्ट हो चुके हैं और 13 आपके जीएस के मॉक टेस्ट हो चुके हैं। टोटल आपके 26 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, जिनमें तकरीबन आपने 500-600 क्वेश्चन देख लिए हैं हिंदी और जीएस के मिला के। ये सभी प्रश्न यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा पूछे हुए हैं विगत परीक्षाओं में। मैं सभी प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए ही रखता हूं, ताकि आप वही पढ़ें जो परीक्षा में आता है, अन्यथा फालतू का कुछ भी ना पढ़ें। ये हिंदी मॉक टेस्ट की समसेरा सीरीज चल रही है, जो आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी पीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्य वे सभी परीक्षाएं जहां पर हिंदी पूछी जाती है, ये सीरीज उनके लिए रामबाण है। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैं जो प्रश्न पूछूं आपसे उनके भी उत्तर दिया करिए, और आपका अगर कोई प्रश्न है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो अंत तक देखा करें। ये क्वेश्चन इकट्ठा करने में काफ़ी मेहनत खर्च होती है, फिर इन्हें कई परीक्षाओं से छांटा जाता है और आपके लिए रखा जाता है, फिर इनको टाइप करने में भी काफ़ी समय लगता है। तो काफ़ी अच्छे से आप वीडियो देखा करिए। पूरा हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विगत परीक्षाओं में आया हुआ है। मैं आपसे रोज़ रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पूरा वीडियो देखें, ताकि आपसे कोई भी प्रश्न ना छूटे। एग्जाम में ये ना लगे कि मैं अगर ये वीडियो देख लेता तो मेरा ये प्रश्न ना छूटता। ये सारे प्रश्न यहीं से आएंगे आपकी परीक्षा में। उससे पहले कि मैं आपका आज का मॉक टेस्ट शुरू करूं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में एक चीज़ बता देता हूं कि हमारा एक मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है। इसकी फीस मात्र 300 रुपये है। अभी इसकी फीस मात्र 300 रुपये है, लेकिन जैसे ही आपका ऑफिशियल सिलेबस आ जाएगा, इसकी फीस 400 से 500 रुपये तक हो जाएगी। इस बैच का नाम है मुख्य सेविका गरिमा बैच। ठीक है, मुख्य सेविका गरिमा बैच इसका नाम है। जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर सकते हैं। क्या सर्च कर सकते हैं? QRC हेल्प सर्च करें टेलीग्राम पर, या इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कमेंट में लिंक मांगेंगे तो वहां पर भी लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इसमें करीब आपको 500 से 600 पीडीएफ मिलेंगी, जो सभी क्लास की पीडीएफ होंगी, और नोट्स के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे। कितने? 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे परीक्षा से पहले, ताकि आपको पता चल सके पेपर में कैसा पेपर आएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी मॉक टेस्ट 14 है ये। इससे पहले 13 हो चुके हैं, हजारों लोग उनको देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट इसकी बनी हुई है, आप वहां जाकर सभी मॉक टेस्ट देख सकते हैं। चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? पहला प्रश्न है आपका, चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? वत्स वर्ण, या कंठ्य, या तालव्य, या दंत्य? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती हैं? वत्स वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य या दंत्य? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? चा वर्ग ध्वनियां किस वर्ग में आती है? वत्स वर्ण, कंठ वर्ण, तालव्य वर्ण या दंत वर्ण? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पहले का बताइए। तो पहले का आपका सी सही हो जाएगा। देखिए, जब आप चा बोलेंगे, चा चा, तो जीभ आपकी सीधी ऊपर तालू से लग रही है। जो मुंह के अंदर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको तालू कहते हैं। तो जीभ देखिए, चा बोलेंगे तो सीधे ऊपर, चा, छा, जा, झा, जीभ आपकी सीधी ऊपर तालू से लग रही है, इसलिए ये कौन सा वर्ग हो गया? तालव्य। जो चा वर्ग में चा, छा, जा, झा आते हैं, ये तालू से बोले जाते हैं। इसका डिटेल में भी देख लेते हैं। चा वर्ग में देखिए, चा, छा,
जा, झा और इया, ये ध्वनियां तालव्य के अंतर्गत आती हैं। इया बोलेंगे तो भी आपकी जीभ ऊपर लगेगी जाके। कंठ वर्ग में क्या आता है? का वर्ग आता है। ये का, खा, गा, यहाँ आपकी कंठ से आवाज निकलती है। जो गले का नीचे वाला ज्वाइंट वाला हिस्सा है जहां पर आपका कंठ होता है, वो वहां से आपकी आवाज निकलती है। कंठ, का, खा, गा, घा। आपको वहां पर थोड़ा आपको वो वजन महसूस होगा। जब आप का बोलेंगे, खा बोलेंगे तो थोड़ा आपको कंठ में प्रभाव महसूस होगा। तो कंठ कहाँ से बोला जाता है? का, खा, गा, गा, इंगिया, ये सब आपका का वर्ग से बोला जाता है। और दंत क्या है? यहाँ देखो बिंदी है ऊपर, वो छूट गई है। दंत में ता वर्ग आता है। ता, था, द, ध, न। ता, था, त। देखना आपकी जीभ दांत से लड़ेगी। जीभ जो आपकी है ये ऊपर वाले दांत से लड़ेगी। ता, था, द, ध, ये सब क्या? न। ये सब आपके दंत वर्ग में आते हैं। और एक और आता है मूर्धन्य में, वो टा, ठा, डा, ढा। जो टा वर्ग है आपका मूर्धन्य में आता है, उसमें जीभ मुड़कर ऊपर लगती है। अगला प्रश्न है, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? बताइए। आ है या अति है या अंत है या आ है? बताइए ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन सही होगा? अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का बी, अति। बी बिल्कुल सही उत्तर है। अति अत्यंत में उपसर्ग है। अब अति कैसे है? देखो, अति प्लस अंत जोड़ दिया तो अत्यंत हो गया। तो अत्यंत में अति उपसर्ग है। क्या है? अति उपसर्ग। अति उपसर्ग अधिकता या ऊपर या आशय या उल्लंघन के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिरेक, अतिशय, ये सब क्या है? अति से बने हुए शब्द हैं। अगला प्रश्न है आपका, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है। बताइए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बोलिए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है या आ है या अब है या अम्ब है? बताइए, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी है या आ है या अब है या अम्ब है? तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो तीसरे का ए बिल्कुल सही है, अभी। अभी अभ्यागत में उपसर्ग है। तो अभ्यागत में अभी उपसर्ग है। अभी उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं अभिगमन, अभ्युदय आदि। आ उपसर्ग से बने शब्द हैं अचूक, अमिट, अडिग। अगला प्रश्न हो जाता है आपका, धड़ाक में प्रत्यय है। बताइए, धड़ाक में क्या प्रत्यय है? अक है या आक है या अप है या ओक है? ए बी सी डी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? धड़ाक में क्या प्रत्यय है? तो धड़, धन, आक। तो बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है, धड़ाक में आक प्रत्यय है। धड़ाक, धड़ाक यहाँ पे धड़क लिख गया, यहाँ पर धड़ाक होगा। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर धड़ाक होगा। क्या होगा? धड़ाक। आक प्रत्यय है। आक प्रत्यय से निर्मित अन्य शब्द हैं चालाक, तैराक आदि। अगला प्रश्न है आपका, संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? शम, शन, शम, शु। बताइए, इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? और ए बी सी डी में कौन सा सही है? तो मुझे लगता है इसका तो उत्तर आपको पता होगा। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, शम। जो हलंत वाला माँ है, इसका प्रयोग हुआ है किसमें? संयोग में। शम धन योग इक्वल टू संयोग। ये देखिए, यूपी ट्रिपल लोअर में पूछा गया प्रश्न है 2019 में। तो संयोग में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम उपसर्ग से बने अन्य शब्द हैं संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास आदि। आपका अगला प्रश्न है, अनिवार्य का विलोम क्या है? अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक, विवाची दोनों। बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? अनिवार्य का विलोम क्या है? ए बी सी डी में कौन सा सही है? अपरिहार्य, वैकल्पिक, ऐच्छिक, विवाची दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, वी व सी दोनों। वैकल्पिक और ऐच्छिक अनिवार्य का विलोम होते हैं। वन रक्षक परीक्षा 2015। तो अनिवार्य का विलोम वैकल्पिक या ऐच्छिक दोनों है, जबकि अपरिहार्य का विलोम परिहार्य होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौटिल्य का विलोम शब्द है? मृदुलता है, आर्तव है, मार्दव है या आर्जव है? बताइए, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? ये चकबंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। चकबंदी लेखपाल
परीक्षा 2015 में पूछा प्रश्न है कि कौटिल्य शब्द का विलोम क्या है। बताइए, मृदुलता है, आर्तव है, या मार्दव है, या आर्जव है। तो सातवें का आपका सही हो जाएगा डी, आर्जव। कौटिल्य का विलोम आर्जव होता है। तो कौटिल्य का विलोम आर्जव, आर्तव का विलोम अनार्तव, मृदु का विलोम कठोर होता है। मृदु का विलोम कठोर होता है और आर्तव का विलोम अनार्तव होता है। कौटिल्य का आर्जव। अगला प्रश्न है समुद्र का पर्यायवाची है। तो इसका पर्यायवाची आप पहचाने उससे पहले मैं आपका आज का प्रश्न पूछ लेता हूं कि जो प्रेमचंद्र की 4 रचनाएं हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में आज लिखनी है। मुंशी प्रेमचंद्र की कोई 4 रचनाएं आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। मुंशी प्रेमचंद्र की 4 रचनाएं, जिसमें कोशिश करिएगा 2 उपन्यास हो कम से कम, और बाकी आप लिख सकते हैं। समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव, विश्वंभर, उदक, तुंग। बताइए समुद्र का पर्यायवाची क्या है। यह चकवंदी लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। समुद्र का पर्यायवाची क्या है। अर्णव है, विश्वंभर है, उदक है, या तुंग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वें का ए, अर्णव। अर्णव समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का पर्यायवाची अर्णव होता है, नदीश होता है, वारिश होता है, नीर निधि होता है, पारावर होता है, रत्नाकर होता है, अवधि होता है, उदधि होता है और सिंधु होता है। तुंग का पर्यायवाची क्या होता है। ऊंचा होता है, उन्नत होता है, गगनचुंबी होता है, उच्च होता है और लंबा आदि। तो तुंग का पर्यायवाची क्या होता है। ऊंचा, उन्नत, गगनचुंबी, उच्च, लंबा आदि। आपका अगला प्रश्न है प्रतिपदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। देखिए रक्षाबंधन में काफी प्रतिपदा का जिक्र हो रहा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिपदा का सही अर्थ का चयन कीजिए। ये भी प्रश्न परीक्षा में आया हुआ है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। प्रतिपदा के सही अर्थ का चयन कीजिए। पूर्णिमा अर्थ होता है क्या, एकादशी होता है क्या, विरोधिनी होता है, या पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि। बताइए क्या सही है इसका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 9 का डी, पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि। देखिए हिंदी मास में 2 महीने होते हैं, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं। एक पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष होता है। तो जो हर पहला पक्ष का पहला दिन, मतलब किसी भी पक्ष का पहला दिन प्रतिपदा होता है। क्या होता है, प्रतिपदा। तो पक्ष की पहली तिथि जो होती है प्रथमा तिथि, वो क्या होती है, प्रतिपदा। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आती है और अमावस्या के बाद प्रतिपदा आती है। इतना आपको याद रखना है। पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा आएगी, अमावस्या के बाद प्रतिपदा आएगी। प्रतिपदा का अर्थ होता है पक्ष या पखवाड़े की पहली तिथि। अन्य शब्द के अर्थ इस प्रकार हैं। जो पूर्णिमा होती है वो शुक्ल पक्ष की 15वीं को होती है या मास पक्ष की 30वीं तिथि को होती है। शुक्ल पक्ष की जो 15वीं होती है उसको पूर्णिमा कहते हैं, या मास पक्ष की 30वीं तिथि उसको पूर्णिमा कहते हैं। एकादशी क्या होता है, मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि। एकादशी, एकादश क्या है, संस्कृत में एकादश कहते हैं ना 11 को। तो एकादश की तो मास पक्ष की किसी भी 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं। विरोधी का विरोध करने वाला होता ही अर्थ। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। बताइए व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 5 या 6। ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। 2, 3, 5, 6। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10वां का बी, 3 होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। यह UPTPSC कृषि प्रावधिक परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 प्रकार की होती है। पहला रूढ़ संज्ञा होती है, जैसे कृष्ण, यमुना, गंगा। फिर दूसरी होती है यौगिक संज्ञा, जैसे पनघट, पाठशाला। और तीसरी होती है योग रूढ़ संज्ञा, जलज, लंबोदर। जलज, लंबोदर। अगला प्रश्न है आपका, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। बताइए प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है। बताइए अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। यह चकवंदी लेखपाल परीक्षा में पूछा हुआ आपका प्रश्न है 2015 में। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणार्थक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, या पूर्वकालिक क्रिया है, या द्विकर्मक क्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 11वें का सी, पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा।
तो अब पढ़कर क्या होगा, मैं वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया है। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया। जब आप दोबारा सुनिए इस परिभाषा को, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है, जब कर्ता कोई है वो एक क्रिया को समाप्त किया, जैसे ही एक काम खत्म किया और दूसरा कार्य प्रारंभ किया, तो वहां तब पहली वाली जो क्रिया होती है वहां पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है क्योंकि इसमें नहाने क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन करने की क्रिया का बोध होता है। क्या होता है? नहाने की क्रिया की समाप्ति के साथ ही भोजन के करने की क्रिया का बोध होता है। अगला प्रश्न है आपके, हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द है। विस्मय बोधक शब्द है, बताइए। हाय अब मैं क्या करूं इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द है। तो 12वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? विस्मय बोधक का चिन्ह क्या होता है? ये और एक बिंदी, ये देखिए सीधा और एक बिंदी, ये विस्मत बोधक का आपका चिन्ह होता है। ठीक है, ये वाला। तो ये हाय के आगे बना है ना, तो जिसके आगे बना होता है वही आपका विस्मय बोधक शब्द होता है। तो हाय आपका विस्मय बोधक शब्द होगा। ये यूपी वीडियो 2018 में पूछा हुआ प्रश्न है आपका। तो हाय अब मैं क्या करूं वाक्य में विस्मय बोधक शब्द हाय है। जो अवयव शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि मान भावों को सूचित करते हैं उन्हें विस्मय बोधक शब्द अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मय बोधक अवयव कहते हैं। जैसे वाह, अच्छा, हाय, छी छी, अरे, हे। तो इनके जब हम बोलते हैं ना तो थोड़ा रुक जाते हैं बोलने के बाद। हे, अरे, छी छी, अच्छा, वो वाला नहीं आमिर खान वाला जो पीके में आमिर खान होता, अच्छा। तो ये वो वाला है विस्मय बोधक वाला। जब हम आश्चर्य से कहें अच्छा। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? कृपण कहलाता है, मसरण कहलाता है, या मितव्ययी कहलाता है, या अल्पव्ययी कहलाता है? बताइए। कंजूसी से धन व्यय करने वाला क्या कहलाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 13वें का ए, कृपण कहलाता है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला कृपण कहलाता है। और मितव्ययी कौन का? ये राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। कंजूसी से धन व्यय करने वाले को कृपण कहते हैं, परंतु अपनी सारी जरूरतों को कम खर्च करने में पूरी करने वाला मितव्ययी कहलाता है। जो अपनी सारी जरूरतें सबसे कम खर्च में पूरा कर ले उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। बहुत नाप तौल के खर्च करने वाला। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा? नर धन एस, नरे प्लस न प्लस रेस और नर प्लस ईस। बताइए 14वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ये यूपी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नरेश का सही संधि विच्छेद क्या है बताइए? तो आपका 14वें का डी सही हो जाएगा, नर धन ईश। नर धन ईश। तो नरेश का सही संधि विच्छेद नर धन ईश है। इसमें गुण स्वर संधि है। कौन सी स्वर संधि है? गुण स्वर संधि है। इसके नियमानुसार यदि आ के बाद ई हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। आ या आ के बाद ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। और आ या आ के बाद री हो तो दोनों मिलकर अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अर। ई आएगी तो ओ ए हो जाएंगे, ऊ आएगा तो ओ हो जाएंगे, और री आएगी तो अर हो जाएगा। किसके बाद आएंगे? आ के बाद। तो जैसे परम धन ईश्वर परमेश्वर हो गया, राज धन ऋषि राजऋषि हो गया, और सूर धन ईश हो गया सुरेश। अगला प्रश्न है आपका, रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, या द्वंद्व समास? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, या तत्पुरुष समास है, या द्विगु समास है, या द्वंद्व समास है? ABCD में बताइए कौन सा सही है? तो 15वें का आपका सही हो जाएगा रसोई घर। तो रसोई का जब समास विभेद करेंगे, विग्रह करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। रसोई घर का क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा सही आपका? तत्पुरुष समास, बी।
तत्पुरुष समास के क्या होता है, बीच में विभक्ति चिन्ह आता है आपका, क्या विभक्ति चिन्ह आता है। रसोई घर में तत्पुरुष समास है। कैसे, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाए तो तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है, उत्तर पद प्रधान होता है, रसोई, रसोई प्रधान है यहाँ पर, तो रसोई के लिए घर। तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण है गृहागत, अकाल पीड़ित, शोकग्रस्त, शरणागत, शरण में आगत, सर्वोत्तम, सब में उत्तम, दानवीर, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, गौशाला, गो के लिए शाला, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। सब में क्या आ रहा, बीच में कोई ना कोई विभक्ति चिन्ह आ रहा। विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, ये वाले जो सारे विभक्ति चिन्ह होते हैं ना, कर्ण से, ये जितने भी हैं ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। मैंने आपको पढ़ाए हैं मॉक टेस्ट में, उम्मीद करता हूँ आपको याद होंगे। तो रसोई घर क्या होता है, रसोई के लिए घर होता है। यहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, अतः यहाँ संप्रदान तत्पुरुष होगा। संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, के लिए, को के लिए। अगला प्रश्न है आपका, वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की, बताइए क्या होगा आगे। वृष्टि ना होने पड़ने से सूखा पड़ने की, यहाँ पर है और है आगे, वो मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पर है और होगा आगे, वो टाइप नहीं किया है बंधु ने। तो वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होगी, आशा होगी, चिंता होगी, संभावना होगी या आशंका होगी। जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की क्या होगी, आशा, चिंता, संभावना, आशंका। तो 16वें का आपका ऑप्शन डी सही है, आशंका होगी। यहां पर क्या होगी, आशंका। तो पूर्ण वाक्य होगा वृष्टि ना होने से सूखा पड़ने की आशंका है। यहां पर आशंका शब्द दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। आंसू बहने ना देना, अन्न के अभाव में आंसू से भूख मिटाना, गुस्सा होना या चुपचाप दुख सह लेना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। यह यूपी जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ है। ए बी सी डी में कौन सा सही होगा। तो 17वें का आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है, चुपचाप दुख सह लेना। तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। वाक्य प्रयोग क्या होगा, बेटे की मौत पर पंडित जी आंसू पीकर रह गए। जबकि लाल पीला होने का अर्थ होता है गुस्सा होना। गुस्सा होना किसका अर्थ होता है, लाल पीले होना मुहावरे का। अगला प्रश्न है आपका, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है। यह राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में और यूपीएसआई 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या होगा, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 18वें का डी, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता है। अगला प्रश्न है आपका, रश्मि रथी के रचयिता कौन है। बताइए रश्मि रथी के रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर या श्याम सुंदर दास या शिव सिंह या पंडित जगन्नाथ। अगर आपने ये कविता नहीं सुनी है या नहीं पढ़ी है तो मेरी मानिए एक बार जरूर सुनिएगा, यूट्यूब पर सर्च करके रश्मि रथी। काफ़ी अच्छी कविता है, आपके जीवन को एक मोटिवेशन देगी और भगवान श्री कृष्ण की है ये। जो इन्होंने लिखी किसने है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर ने ये कविता लिखी है। इसमें श्री कृष्ण का संवाद है। जब श्री कृष्ण पांडवों का संदेशा लेके जाते हैं कौरवों के पास कि 5 गांव हमें दे दीजिए, तो कौरव मना कर देते हैं उससे। तब ये श्री कृष्ण क्रोध में आकर ये पूरा कहते हैं,
तो ऐसी उस कहानी पर आधारित है ये पूरी कविता, और आपको ये जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए एक बार। बरसों तक वन में घूम गाम, ऐसा ऐसा है यहाँ पर लाइन, ठीक है। तो अच्छे लगेगी आपको जब आप पूरा पढ़ेंगे, और खुद से पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। जरूर पढ़ा करिए, किताबें आपके पढ़ने के लिए होती हैं। जितना आप किताबें पढ़कर सीख सकते हैं वो कोई दुनिया की और कोई शक्ति आपको नहीं सिखा सकती। किताबें और भ्रमण करने वाला इंसान सदैव अन्य व्यक्तियों से ज़्यादा बुद्धिमान होता है। किताबें पढ़ने वाला और भ्रमण करने वाला। ये यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर हैं। यह रचना कर्ण के जीवन पर आधारित है, ठीक है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, हारे की हरिनाम, नीम के पत्ते, नील कुसुम, रसवंती, रेणुका, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू और धूप और धुआं आदि इनकी रचनाएं हैं। तो आपको प्रेमचंद की कविताएं 4 कमेंट बॉक्स में लिखनी है, ये आप मत भूल जाइएगा। और उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी महाकाव्य के लिए इन्हें 1972 में मिला है। 20वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है, की नहीं है, बातें की है? ऑप्शन ए जयद्रथ वध, ऑप्शन बी यशोधरा, ऑप्शन सी नील देवी, ऑप्शन डी साकेत। ये लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? जयद्रथ वध, यशोधरा, नील देवी, साकेत। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 20वें का सी, नील देवी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, बाकी तीनों मैथिली शरण गुप्त की हैं। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना यशोधरा, जयद्रथ वध, साकेत, रंग में भंग, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, जय भारत, द्वापर, ये सब किसकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त की है। जबकि नील देवी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नील देवी किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। तो ये रहा आपका मुख्य सेविका मॉक टेस्ट के 20 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और अगर आप मुख्य सेविका गरिमा बैच से जुड़ना चाहते हैं तो मात्र 300 रुपये में जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च कर करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आपकी पूरी डिटेल दे दी जाएगी। तो ये रहा आपका हिंदी मॉक टेस्ट 14। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह पढ़ाई करते रहिए। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी। 1 दिन 2 दिन पढ़ाई करने से सफलता हाथ नहीं लगती। आपकी नौकरी में कंपटीशन तगड़ा है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बगैर पढ़े आपका कल्याण नहीं होगा, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो लगातार पढ़ते रहिए। सुबह मैंने आज बौद्ध धर्म पढ़ाया है, तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वहाँ से 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं, तो आप उसको पढ़ लीजिए। और डेली क्लास लेते रहिए, सुबह हिस्ट्री की क्लास डेली होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।